अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। मुल्क में 2 रोज के दौरान गैस के 2 ज़खायर दरियाफ्त। गुवाहाट में यौमिया 2 करोड़ 65 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक फुट हासिल होगी। खैरपुर में यौमिया 17 मिलियन क्यूबिक फुट गैस की पैदावार होगी। नई डिस्कवरी से इंपोर्ट बिल में कमी आएगी। एनर्जी बहरान के हवाले से अच्छी खबर। एलपीजी के 2 और कोयले का 1 जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। माय पेट्रोलियम गैस का 1 कार्गो ओमान और दूसरा इराक से पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज हुआ। और मशरक़ वस्ता में कशीदगी के पाकिस्तान पर असरात पड़ना शुरू। 1 हफ्ते के दौरान महंगाई में 1% तक इजाफा। सालाना शरह बढ़कर 8.24% हो गई है। आगे बढ़ते हैं, आपको जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में अगर देखा जाए डॉलर की कदर में आज 3 पैसे की कमी देखी जा रही है, जिसके बाद इसकी कीमत 279 रुपये 17 पैसे पर आ गई है। यूरो के हवाले से भी आपको बताएं, इसमें 91 पैसे की कमी देखी गई है। इसके साथ साथ बरतानवी पाउंड आज 76 पैसे सस्ता हुआ है। गोल्ड के हवाले से आपको अपडेट करते चले। सोने की कीमत में 1000 रुपये फी तोला कमी हुई, जिसके बाद कीमत अब 4,67,262 रुपये पर आ गई है। फिर 10 ग्राम के हवाले से आपको बताएं, 10 ग्राम सोना के भाव भी 858 रुपये की कमी इसमें देखी गई। और अगर इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो गोल्ड $10 फी ओन सस्ता हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत 4,445 डॉलर पर आ गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं, अपने गेस्ट से भी बात करेंगे। आज हम जिक्र करेंगे ईरान जंग से जुड़े एक और एंगल का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ईरान जंग के बाद बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं एनर्जी सेक्टर को लेकर। कतर में एलएनजी की प्रोडक्शन रुकने और फिर आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से पाकिस्तान में भी फर्टिलाइजर का बहरान दस्तक देने लगा है। अगर देखा जाए तो एलएनजी की फराहमी मुतासर होने से मुल्क में गैस की किल्लत बढ़ गई है, जिससे सबसे ज्यादा मुतासर खाद बनाने वाले यूनिट्स हो रहे हैं। यानी कि यह भी कहा जा सकता है कि अब फूड सिक्योरिटी का एक बड़ा मसला पैदा हो सकता है। गैस फराहमी में कमी की बात अगर हम करें तो इससे खाद की प्रोडक्शन कम होने लगी है, जिससे ग़िज़ाई बहरान के जन्म लेने का खदशा पैदा हो गया। और यहां पर कहा यह जा सकता है कि अगर सूरत-ए-हाल में बेहतरी ना आई तो बड़ी फसलों की पैदावार मुतासर हो सकती है, जिससे कीमतें भी बढ़ जाएंगी और फिर ज़ाहिर बात है हमारी एक्सपोर्ट भी मुतासर होंगी। दूसरी जानिब वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर ने यह दावा किया है कि मुल्क में खाद की कोई किल्लत नहीं है। रबी और खरीफ के लिए वाफिर मिकदार में ये मौजूद है। इस पर आज हम बात करेंगे, अपने मेहमानों की राय भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर मईशत डॉक्टर प्रोफेसर नासिर इकबाल साहब और माहिर मईशत वासिफ नकवी साहब। लेकिन उससे पहले ज़हीर अली खान ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों का पहला खमियाजा दुनिया को आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की सूरत में भुगतना पड़ा। इससे पाकिस्तान को एलएनजी की दरामद बिल्कुल बंद हो चुकी, जो एनर्जी और फूड सिक्योरिटी के लिए बड़े खतरे की घंटी है। पाकिस्तान ने कतर से एलएनजी की दरामद अपनी सनती जरूरियात पूरी करने के लिए शुरू की। इसकी सबसे ज्यादा खपत बिजली घरों और खाद के कारखानों में है। कतर से एलएनजी की दरामद रुकने पर गैस मैनेजमेंट प्लान के तहत खाद के प्लांट्स को सप्लाई रोकना पड़ी। इससे खाद की मुल्की पैदावार में 10 लाख टन कमी का खदशा है, जिससे मुल्की फसलें बुरी तरह मुतासर हो सकती हैं। एलएनजी की जो शॉर्टेज है उसका हमारी जो इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, उस पर डायरेक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसमें 83% डिपेंडेंट ही गैस पर और एलएनजी पर है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आएगा वो हमारी आने वाली फसलों पर है। पाकिस्तान में खाद के 10 प्लांट सालाना 7 मिलियन मैट्रिक टन खाद तैयार करते हैं, जबकि मुल्क की जरूरत तकरीबन 9 मिलियन मैट्रिक टन है। पाकिस्तान तकरीबन $1 अरब की DAP खाद सालाना दरामद करता है। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ हुकाम के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में खाद की कीमत 4300 रुपए फी बोरी है, जबकि जंग के बायस गल्फ मार्केट में खाद की फी बोरी कीमत 10,000 से बढ़ चुकी। खाद की मुल्की पैदावार में इस्तेमाल होने वाली अशिया की दरामद भी बंद है। माहिरीन के मुताबिक खाद की पैदावारी लागत और कीमतों में इजाफा यकीनी है। फर्टिलाइज़र की प्राइसेस इंक्रीज़ करती हैं तो लाजमी तौर पे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंज्यूमर की तरफ अगर शिफ्ट होती है तो वो उनके जो फूड सिक्योरिटी के बेसिक पिलर्स हैं वो हिट होंगे। वजारत पेट्रोलियम का मौक़िफ़ है कि खाद के बेशतर कारखानों को माड़ी पेट्रोलियम की गैस फराहम की जा रही है, जिसमें तातुल नहीं आएगा। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक इस वक्त मुल्क में खाद ज़रूरियात के मुताबिक दस्तयाब है और कोई किल्लत का खदशा नहीं। हुकूमती दावे अपनी जगह, लेकिन तेल और एलएनजी की दरामद में खलल से खाद की पैदावारी लागत, पोटेशन चार्जेस बढ़ चुके। ये सूरत हाल ता देर बरकरार रही तो मुल्क की फूड सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। कैमरामैन अनिल अहमद के साथ ज़हीर अली खान, समा इस्लामाबाद।
जैसा कि ज़हीर अली खान की रिपोर्ट्स में आपने जाना कि फूड सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। माहिर मईशत प्रोफेसर डॉक्टर नासिर इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और वासिम नकवी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नासिर इकबाल साहब, पहले मैं आपकी जाने आऊँगा जैसे कि हम रिपोर्ट में भी जाना अभी हमने कि गैस की सप्लाई की सूरत हाल बेहतर अगर नहीं हो, जो एक सेक्टर है जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र होता है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर है, और ज़ाहिर है जब ये सेक्टर मुतासर होगा तो ग़िज़ाई बहरान पैदा हो सकता है। इसमें इस वक्त आपकी इंफॉर्मेशन आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि हुकूमत तो ये दावा कर रही है कि मुल्क में जो खाद है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है और ऐसी कोई प्रॉब्लम इस वक्त नहीं है। देखिए, ये कहना कि ख़तरा नहीं है, ख़तरा बिल्कुल है। अगर जंग प्रोलॉन्ग करती है तो आपका जो फूड सिक्योरिटी का इशू है ये प्रोलॉन्ग होगा। लेकिन जो गवर्नमेंट का दावा है कि इस वक्त उनके पास जो स्टॉक है, ठीक है, उनके पेपर्स के ऊपर अभी स्टॉक अवेलेबल है, वो इसको यूज़ करेंगे, बट क्वेश्चन इस वक्त स्टॉक के नहीं है। क्वेश्चन ये है कि क्या कंटिन्यूस सप्लाई को मेंटेन कर पाएगी गवर्नमेंट, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जो फूड सिक्योरिटी है जिसका बहरान की आप बात भी कर रहे हैं, वो कब आएगा? अगर रिसेंटली अगर आपकी फर्टिलाइज़र की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हिट होता है, तो जो आने वाली फसलें हैं उनमें मैसिव आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगी, आपकी फसल की पैदावार कम होगी, जिससे ये ख़तरा अवेलेबल है कि आपका फूड बहरान जो कि अभी तक तो नहीं है, और जो गवर्नमेंट का दावा है वो कुछ सम एक्सटेंट ठीक भी है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये सप्लाई इसी तरह डिस्टर्ब रहती है तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक तो प्राइसेस बढ़े, एग्रीकल्चर सेक्टर जो मैसिवली आपकी 30-40% आपकी लेबर फोर्सेस में इंगेज है वो डिस्टर्ब होगी, आपकी सप्लाई लाइन डिस्टर्ब होगी, आपका एग्रीकल्चर आउटपुट डिस्टर्ब होगा, आपकी ओवरऑल जीडीपी प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगी। तो ये सारी चीज़ें इस तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि हमें एक मैसिव प्लानिंग की ज़रूरत है। सही। वासिफ साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। जैसा कि नासिर साहब भी जिक्र कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर हमारी जो सप्लाई है एलएनजी की वो मुतासर होती है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर ये जंग प्रोलॉन्ग कर जाती है फिर तो हमारे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। कतर की भी मैं यहाँ पर बात करूँगा। कतर ज़ाहिर है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी प्रोड्यूसर है और जो रास लफान इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमलों के बाद उसकी जो अपनी प्रोडक्शन है वो भी बंद करने पर मजबूर हो गया। 20% कहा जाता है कि वहाँ से सप्लाई होती है एलएनजी। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को भी सप्लाई वहाँ से की जाती है, पूरे एशिया को सप्लाई की जाती है, इसमें चीन, बांग्लादेश भी शामिल हैं, कुछ यूरोपियन ममालिक भी शामिल हैं। अगर ये प्रोडक्शन बंद रहती है तो क्या हमारी प्रोडक्शन हम इस काबिल हैं कि हम अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यूटी में रखेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि कतर की आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो 20% सप्लाई है वो कतर के थ्रू हो रही है, और जो इस जंग की वजह से उनका नुकसान हुआ है वो तकरीबन 17% जो उसकी सप्लाई है वो डिसरप्ट हो गई है। जो आप बात कर रहे थे रासुल फान की, वो जाहिर है कि मेजर उसके ऊपर लोड आया है, और उसकी तबाही की वजह से जो सप्लाई डिसरप्शन है उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ साथ जो मेजर इफेक्ट है वो एशियन कंट्रीज़ के ऊपर पड़ रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इवन जापान वाली साइड जो है वो भी शामिल है। इसका जो पाकिस्तान के ऊपर इफ़ेक्ट मैं देख रहा हूँ वो डेफिनेटली जो रबी और ख़रीफ की क्रॉप है उसके ऊपर ज़्यादा आएगा, और पाकिस्तान जो अभी तो ज़ाहिर है बफर स्टॉक अवेलेबल है, और हुकूमत भी यही क्लेम कर रही है कि बफर स्टॉक के थ्रू जो है वो सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी ताकि हम, लेकिन जैसे अभी नासिर साहब ने फरमाया, अगर हम ये तो हम शॉर्ट टर्म प्लान की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हुकूमत के पास नहीं है। जो अल्टरनेट सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिसमें माड़ी पेट्रोलियम या OGTCL की कुछ साइट्स की बात की जा रही है, उसमें जो पर डे उसकी हम ज़ख़ीरे को एक्सेस कर सकते हैं वो लिमिटेड है। अगर तो हम उसको रिंग फेंस्ड करके या और कोई तरीका करके सिर्फ यूरिया की सप्लाई के लिए दे दें तो फिर तो प्रोबेबली हम उसको कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं, बट अदरवाइज अगर वो जनरल सप्लाई पे रही तो फिर हमें इसमें LNG की किल्लत का सामना होगा। LNG किल्लत का सामना हो सकता है। नासिर साहब, जैसा कि अभी हम कतर की बात भी कर रहे हैं ना, वहाँ की प्रोडक्शन मुकम्मल बहाल होने में भी अभी कहा जा रहा है कि 3 से 5 साल लग सकते हैं। दूसरी जानिब जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात कर रहे हैं, हमारी जो ज़राई शोबा है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा मुतासर है। हम देखते हैं कि सैलाब आता है या जो दीगर हमारी एक्सपोर्ट्स हैं हमारी एग्रीकल्चर की, वो तो पहले ही हम अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये प्रॉब्लम भी आ गया LNG का, इसकी सप्लाई भी मुतासर हो गई और जंग प्रोलॉन्ग कर जाती है तो फिर हमारा ज़रूरी सेक्टर किस हद तक मुतासर हो सकता है? फूड सिक्योरिटी के कितने मसाइल हो सकते हैं? देखिए, जैसे बाकी भी लोग कह रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी अभी तो इशू नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी इशू बनेगा, क्योंकि अगर जंग प्रोलॉन्ग होती है,
तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पहले भी इतना इंडिपेंडेंट इस सेंस में नहीं है कि हम कहें कि हमारी फूड सिक्योरिटी का पूरा सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। पहले भी हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, यूरिया टू सम एक्सटेंट, जैसे डिस्कशन हो रही है कि हम लोकल प्रोडक्शन की तरफ चले जाएंगे, बट वेयर इज द डीएपी, बट व्हाट अबाउट द अदर इंग्रेडिएंट्स जो कि आपको चाहिए होते हैं। तो अगर ये जो मिडल ईस्ट का, ये अभी हमें मान लेना चाहिए कि इवन अगर अभी आज भी जंग खत्म हो जाए तो अगले 3 से 5 साल तक इसका इम्पैक्ट आपकी इकानमी के ऊपर रहेगा। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्टर्ब होगा, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि दुनिया के बाकी ममालिक भी इसका असर उस पर अवेलेबल है। इवन अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएं तो कोविड का वो जो पीरियड था उसमें से दुनिया उस रिसेशन से अभी तक नहीं निकल पाई, तो ये तो बहुत बड़ा डिसरप्शन हुआ है, प्राइसेस बहुत हाई जा रही हैं। आने वाले दिनों में आपको अल्टरनेटिव पे जाना होगा। जैसे माड़ी से सप्लाई है वो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ज़रूर है, लेकिन उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। कितने प्लांट्स आप फंक्शनल कर पाएंगे, क्या आप पूरी की पूरी लोकल डिमांड को मीट कर पाएंगे? अगर इतना ईजी होता तो हम माजी में ये चीज़ें कर चुके होते। तो हमें ये बड़ा सोचने की ज़रूरत है। और जो बहरान जिनकी अभी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, हम भी प्लाइड के प्लेटफॉर्म से हम इस चीज़ की बात भी कर रहे हैं, जहाँ आपका फिजिकल स्ट्रेस क्रिएट होगा, जहाँ पर आप IMF के साथ फिजिकल स्पेस की बातें कर रहे हैं, वहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर मेजर कंट्रीब्यूटर है आपकी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। आपका अगर 3% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है तो आपको उसके लिए ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना है। और इसके लिए अल्टरनेटिव प्लानिंग की भी हम बात कर रहे हैं, फूड सप्लाई की भी बात कर रहे हैं, फूड स्टोरेज की भी बात कर रहे हैं, मार्केट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पे सोचने की जरूरत है। ये तमाम ऑल्टरनेटिव्स पर सोचना होगा। वासिफ साहब, बिल्कुल नासिर साहब जैसे फरमा रहे हैं, तमाम ऑल्टरनेटिव्स हमें देखने होंगे, अपनी लोकल प्रोडक्शन देखनी होगी। DAP का वो जिक्र कर रहे हैं, DAP भी हम खलीजी ममालिक से मंगवाते हैं। अब पाकिस्तान के पास फिर अगर हम खाद की बात करते हैं तो इसकी फरामी की इस फरामी को बेहतर बनाने के लिए क्या ऑप्शंस हैं आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि डायमोनियम फॉस्फेट जो है वो इंपोर्ट कर रहे थे, और अगर हम जो खुद भी अपने तौर बनाने की कोशिश कर रहे थे उसमें तो जाहिर है कि थोड़ा सा स्ट्रेस टाइम चल रहा है। लेकिन इसके लिए जो सॉल्यूशंस मेरे ख्याल में चल रहे हैं मेरे जहन में, वो तो ये हो सकता है कि आप इसको टारगेटेड सब्सिडी दी जा सकती है इसमें, ताकि इंपोर्ट किया जा सके मज़ीद। और हम चूँकि ज़्यादातर गल्फ़ से इंपोर्ट करने की उसमें रहे हैं हमेशा, तो अगर हम नॉन गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ फोकस करें, लाइक मोरक्को कुड बी वन ऑप्शन, तो वहाँ से इंपोर्ट के ऑप्शंस को हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। एक तो ये किया जा सकता है। दूसरा, पैनिक बाइंग को रोकने की ज़रूरत है और एंटी होर्डिंग कैंपेन्स की ज़रूरत पड़ेगी हुकूमत को, ताकि जो स्ट्रेस टाइम है इसके अंदर से इफ़ेक्टिवली निकला जा सके। दूसरा मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर हम ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है इससे निकल भी आते हैं तो हमें पॉलिसी मेकिंग की तरफ आने की ज़रूरत है। बिकॉज ये जब भी हमने देखा कि टफ टाइम चल रहा होता है तो हम उस टाइम के लिए कैंपेन्स करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास प्लानिंग नहीं होती। जैसे ही वो टाइम ख़त्म होता है और हम वापस अपनी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस की तरफ मूव कर जाते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि ये जो नुकसान हुआ है कतर का या दीगर ममालिक का, ये जिस तरह उनके कोल्ड बॉक्सेस जो हैं वो ख़राब हुए या उसमें उनको तबाह किया गया, तो ये लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं जो उन्होंने भी दोबारा इसको बनाने के लिए उनको कई साल रिक्वायर्ड हैं। इसी तरह जब इसकी हम लागत की बात करते हैं तो वो भी काफ़ी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो अगर सप्लाई आना भी शुरू हो जाए तो इसकी जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट कर जाएंगी, तो उनके ऊपर फोकस करने की हुकूमत को थोड़ी ज़रूरत है। सप्लाई अगर बहाल हो भी जाए तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा एस्केलेट करेंगे और पाकिस्तान को भी लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, पॉलिसी मेकिंग करने की ज़रूरत है। हमारे साथ ही रहिए, हम मज़ीद डिस्कसेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नासिर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। पाकिस्तान में हालिया दिनों में कई गैस डिस्कवरीज हुई हैं, सिंध से और KPK से, ऐसा बताया जा रहा है। ये बंद फील्ड्स को भी चलाया जा रहा है। आपको क्या लगता है ये कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे गैस बहरान को ख़त्म करने में आने वाले वक्तों में? देखिए, ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए और स्पेशली आने वाले दिनों के लिए। ये सप्लाई का बहुत बड़ा सोर्स होगा और हमारी डिपेंडेंस इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर कम होगी। लेकिन इस वक्त क्वेश्चन ये नहीं है, ये जो सॉल्यूशंस हैं ये लॉन्ग टर्म में बड़े यूज़फुल होंगे। अगर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करें तो डेफिनेटली आपको जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, इन जो एक्सट्रैक्शन होगी उसको आपने पावर प्लांट तक उसकी सप्लाई को इंश्योर करना है, उनकी यूटिलाइजेशन को मेंटेन करना है, तो
ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल इंडिकेटर हैं कि हम अपनी सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं, हम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। बट इस वक्त जो रियल चैलेंज है वो नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स का है कि अभी जो क्राइसिस चल रहा है, पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इसको हम टैकल कैसे कर सकते हैं, क्विक सॉल्यूशंस हमारे पास क्या हैं, अल्टरनेटिव हमारे पास इंपोर्ट कंट्रीज कौन से अवेलेबल हैं, प्राइस मैकेनिज्म को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जो लोकल हमारी प्रोडक्शन है उसको कैसे चैनलाइज किया जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो इस वक्त वैसे government नासिर level साहब, पे हमारे पास discussion ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? अगर कतर से हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे या कतर से एलएनजी नहीं आ पा रही, तो फिर हम किस तरफ देख सकते हैं? देखिए, इस वक्त मोरक्को एक बेस्ट एग्जांपल है, कनाडा एक बेस्ट एग्जांपल है, और वो इस उनका रूट भी डिफरेंट है। प्रोबेबली इफ यू हैव लाइक 2 मंथ तो यू कैन प्लान लाइक दैट। तो हमें एक इमीडिएट निगोशिएशन की तरफ जाना होगा, इन दो कंट्री की तरफ हमें अल्टरनेटिव अरेंज करने हैं। ये वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एट ऑल कि हम ये वेट नहीं कर सकते कि क्राइसिस खत्म हो, क्योंकि मिडल ईस्ट से अब आपकी सप्लाई अगले 2 साल डिस्टर्ब रहेगी। आपका पूरे का पूरा एलएनजी का जो सही। इन्हिसार था वो कतर था, वो डिस्टर्ब है, और अगले 2 साल आपको इसकी डिस्टर्बेंस फील होगी। आपको अभी से अल्टरनेटिव की तरफ जाना है। और दूसरा जो लोकल, एक तो ये है कि आप इंटरनेशनल मार्केट के साथ नेगोशिएशन में चले जाएं, दूसरा जो लोकल प्रोडक्शन हो रही है, प्लस जो यहाँ पे जखीरा अंदोजी का क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं, उनको एग्रेसिवली हल करने की जरूरत है, और एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है बिल्कुल जिसको श्योरिटी देने की जरूरत है फार्मर को कि हम सप्लाई को इंश्योर करेंगे। आप कोई भी जल्दबाजी में बिल्कुल, ये इसका श्योरिटी जरूरी है कि स्टॉक सप्लाई को इंश्योर किया जाएगा। वासिफ साहब, लास्टली आपसे मैं कमेंट चाहता हूं, हमें लोकली प्रोडक्शन, खास तौर पर एनर्जी को लेकर इस जंग से हमने ये तो हमें एटलीस्ट सीख लेना चाहिए कि अब हमें अपने आप को लोकली, डोमेस्टिकली कितना मजबूत करने की जरूरत है। हम रिलाई नहीं कर सकते दीगर ममालिक पे, खासतौर पर एनर्जी को लेकर। जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, और मैंने भी लास्ट डिस्कशन में यही जिक्र किया कि हम 3 किस्म के मेजर्स हैं जो इमीडिएटली रिक्वायर्ड हैं पाकिस्तान के। एक तो शॉर्ट टर्म मेजर्स होंगे, मीडियम टर्म है, और फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस की रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान को करेंटली। शॉर्ट टर्म मेजर्स में तो जैसे मैंने जिक्र किया कि आप अभी जो इन्फोर्समेंट है उसको थोड़ा सा अगर हम ज़्यादा उस पर फोकस करें ताकि होर्डिंग ना हो सके, इंपोर्ट के ऊपर भी थोड़ा सा किया जा सकता है। मीडियम टर्म में हम ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस की तरफ जा सकते हैं, और स्ट्रक्चरल चेंजेस के अंदर मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म हो, ताकि हम लेट से अगर हम 3 to 5 ईयर्स पॉलिसी बनाते हैं तो हमें इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है हमें वो कम करनी है बेसिकली। और इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होने से ही आपको जो इसकी कॉस्ट है वो भी इफेक्टिव हो जाएगी, और सप्लाई डिसरप्शंस का भी हमारे ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस जो हैं उनके अंदर हम जाहिर है कि डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, लाइक मोरक्को, और सर ने भी जिक्र, कनाडा को हम फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मशरक़ वस्ता की सूरत देखते हुए हमें ये तमाम ऑल्टरनेटिव्स देखने की जरूरत है। मुल्क के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया वासिफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर नासिर इकबाल साहब, आपने भी शो में वक्त दिया। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।